वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन की। आज हमारा डे 13 है और हम बात करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन की, जिसमें हम समझेंगे एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन आर मैथमेटिकल फंक्शन यूज्ड इनसाइड न्यूरल नेटवर्क्स टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी। मतलब एक्टिवेशन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो एक्टिवेशन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो यह निर्धारित करता है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिव हैं होने चाहिए या नहीं। जो ये डिसाइड करते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिवेट होने चाहिए या नहीं। यह न्यूरॉन द्वारा प्राप्त इनपुट और वेटेड सम को, जो न्यूरॉन से हमारा प्राप्त इनपुट होता है और जो वेटेड सम होता है उसकी प्रोसेस उसको प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट हमें देता है। ये क्या करता है, जो हमारे न्यूरॉन्स द्वारा जो इनपुट मिला है और जो वेटेड सम है उनको प्रोसेस करके एक फाइनल आउटपुट हमें देने देता है। कौन? ये हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है। अगर हम एक आसान शब्दों में कहें कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, तो एक्टिवेशन फंक्शन यह तय करता है कि न्यूरॉन न्यूरॉन से आगे जानकारी भेजनी है या नहीं, ताकि न्यूरल नेटवर्क्स सही डिसीजन ले सके। समझ गए? अगर हम बहुत ही ईज़ी शब्दों में समझें कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली हम कहेंगे दे डिसाइड वेदर न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट बेस्ड ऑन देयर वेटेड सम इफ इनपुट्स ऑफ इनपुट्स। ठीक है? उनके इनपुट और वेटेड सम के बेस्ड पर ये डिसाइड करता है कि एक्टिवेटेड है या नहीं। They transform raw values meaningful outputs. They transform raw values into meaningful outputs, signal, helping networks, and understanding and represent complicated relationships. ये रॉ वैल्यूज को एक मीनिंगफुल आउटपुट, सिग्नल्स या हेल्पिंग नेटवर्क्स आदि में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमारे पास व्हाई एक्टिवेशन फंक्शन आर नीडेड। हमें एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत क्यों होती है? सो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स मस्ट लर्न नॉन लीनियर रिलेशनशिप। रियल वर्ल्ड डेटा सच एज इमेज, स्पीच, वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज आर नॉन लीनियर। एक्टिवेशन फंक्शन हेल्प नेटवर्क्स to capture nonlinear pattern, introduce decision boundaries, ensure stability, make deeper networks meaningful and improve learning. अगर हम बात करें जो रियल वर्ल्ड है, इसका जो डेटा होता है जैसे इमेज, स्पीच, वेदर पैटर्न और ह्यूमन लैंग्वेज, ये सब नॉन लीनियर कैटेगरी में आते हैं। यदि न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेशन फंक्शन अगर न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट ना किया जाए, यूज ना किया जाए, तो इन इन कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन है उनकी जो जरूरत होती है ना, वो इन्हीं कारणों से होती है। पहला, नॉन लीनियर पैटर्न सीखने के लिए, यानी कैप्चर नॉन लीनियर पैटर्न इनके लिए जरूरी होती है। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क्स को कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर डेटा पैटर्न को सीखने में मदद करता है। जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं ये न्यूरल नेटवर्क्स को कॉम्प्लेक्स और लीनियर डेटा सीखने में मदद करते हैं। बिना किसी नेटवर्क के लीनियर संबंधों को समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैप्चर लीनियर पैटर्न्स। सही निर्णय लेने के लिए यानी इंट्रोड्यूस डिसीजन बाउंड्रीज। ठीक है। अगली जो आती है इंश्योर स्टेबिलिटी, यानी नेटवर्क को स्थिर रखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अगला आता है मेक डीपर नेटवर्क्स मीनिंगफुल, यानी डीप न्यूरल नेटवर्क्स को प्रभावी बनाने के लिए। जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स है उनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम न्यूरल इसका एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। अगला इम्प्रूव लर्निंग, यानी हमें अपनी सीखने की क्षमता भी बढ़ानी है। एक्टिवेशन फंक्शन नेटवर्क बेहतर तरीके से सीखने और अधिक सटीक प्रेडिक्शन करने में सहायता करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर नेटवर्क्स। लीनियर नेटवर्क्स कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ, देखिए ये जो थ्योरी पार्ट है इनको आप बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि
ये सारी चीज़ें आगे काम आएँगी। अभी हम हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है? जो हमारा लीनियर नेटवर्क है, इसको स्पेशली कुछ भागों में बाँटा गया है, स्पेशली 3 प्रकारों में बाँटा गया है। पहला है हमारे पास है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। पहले हमारे पास है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्या करता है? ये सबसे सरल एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ये सबसे ईज़ी एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इसमें आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। दूसरी जो बात है, वो है कि इसमें आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। और तीसरी जो बात है, इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। मुख्य रूप से ऑटो एन्कोडर्स जैसे विशेष मॉडलों में इसका यूज़ किया जाता है बस। यूज़ ओनली इन स्पेशल मॉडल्स लाइक ऑटो एन्कोडर्स। ये बहुत कम यूज़ होते हैं, केवल ऑटो एन्कोडर्स जैसी चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे हम इनपुट 5 करते तो हमें आउटपुट भी 5 मिलेगा। ये लीनियर फंक्शन हो गई, बहुत ही सिंपल है। दूसरा आता है नॉन लीनियर एक्टिवेशन। ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एक्टिवेशन फंक्शन है। इनका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह न्यूरल नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर संबंध को सीखने में सक्षम बनाता है। ये क्या करता है? ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनको कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर संबंधों को सीखने में सक्षम करता है। ठीक है? समझ गए? इनेबल नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती हैं, इनको लर्न करने में यह इनेबल करता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो डीप लर्निंग में जो डीप लर्निंग होती है, उसमें बहुत मॉडलों पर इसी एक्टिवेशन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जितने भी डीप लर्निंग मॉडल होते हैं, उनमें मैक्सिमम इसी मॉडल का यूज़ किया जाता है। और अगला हमारे पास आता है आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन। हमारे पास अगला आता है आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन फाइनल लेयर डिपेंडिंग ऑन द टास्क। ये फाइनल लेयर पे यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टास्क होते हैं। अगली जो बात आती है, जैसे सिगमॉड बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट मैक्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, लीनियर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं मेजर एक्टिवेशन फंक्शन विद एक्सप्लेनेशन ग्राफ एंड यूज केस। मेजर एक्टिवेशन फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सिग्मॉइड फंक्शन। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। ये जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है, किसी भी इनपुट को 0 और 1 के बीच में वैल्यू में बदल देता है। ये क्या करता है? किसी भी इनपुट को 0 और 1 के बीच की वैल्यू में बदल देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमें उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं यह बताना हो कि किसी ईमेल में स्पैम होने की संभावना कितनी है। किसी मेल को कोई हमें मेल आया है, वो स्पैम है कि नहीं है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सिग्माइड 0 से 1 के बीच में मान देता है। तो इसमें क्या करेगा? सिग्माइड 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, जिसमें 0 के बराबर अगर 0 के करीब है, तो संभावना बहुत कम होगी और 1 के करीब है, तो संभावना बहुत अधिक होगी। अगर 0.5 के करीब है, तो संभावना 50% हो जाएगी लगभग। सिग्माइड का फंक्शन क्या होता है? फार्मूला समझ लेते हैं सिग्माइड का। सिग्माइड का फार्मूला होता है सिग्माइड x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 ब्रैकेट में e ब्रैकेट में माइनस x ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है? अब इसकी रेंज की बात करते हैं, तो हम जानते हैं अभी मैंने बात करी 0 और 1 होता है। ठीक है? अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो ये ग्राफ कुछ स्टार्स में चलते रहते हैं। अभी हम जब इस पे बेस्ड फंक्शंस करने लगेंगे, जब हम प्रोग्राम बनाएँगे तो ग्राफ की बात करेंगे। इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है? इसका यूज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं हम, स्पैम डिटेक्शन में कर सकते हैं इसका यूज़ हम येस या नो प्रेडिक्शन में कर सकते हैं। इसके प्रोस क्या-क्या होते हैं? स्मूथ प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी देता है हमें। ये ईज़ी इंटरप्रिटेशन करता है यानी समझने में आसान है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ईज़ी हो जाता है।
कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम, यानी बड़े इनपुट पर धीमा हो जाता है, सॉरी, यानी वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम आती रहती है। ये जो है बड़े इनपुट पर बहुत स्लो हो जाता है। जैसे हमने इम्पोर्ट numpy एसएनपी, जिसमें हमने सिग्मॉइड डेफ, हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया डेफ, जिसमें x ले लिया है। अब रिटर्न करते हैं ये सिग्मॉइड फंक्शन को लगा करके। अब प्रिंट करते हैं सिग्मॉइड 2.0। अब x की वैल्यू हो जाएगी 2.0, n एक्सपोनेंट x निकालेगा, np डॉट एक्सपोनेंट x, ये np ऑल प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसमें हमने x लगाया हुआ है, ये रिटर्न कर देगा आपकी वैल्यू। ठीक है। आगे हम समझते हैं टैंजेंट के बारे में, टैंजेंट के बारे में। ये टैंजेंट क्या होता है? हाइपरबोलिक टैंजेंट। ठीक है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ये हाइपरबोलिक टैंजेंट क्या होता है। ये जो टैन भी सिग्मॉइड की तरह काम करता है, ये टैंजेंट होता है, ये भी सिग्मॉइड की तरह काम करता है, लेकिन इसका आउटपुट जो है -1 से +1 के बीच हो सकता है। इसका जो आउटपुट है वो -1 से लेकर के +1 तक के बीच में हो सकता है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के वैल्यूज आ सकते हैं। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स तेजी से सीखता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 10x होता है, यानी 2 डिवाइड बाय 1 के एक्सपोनेंट 2 माइनस n माइनस 1 हो जाता है। इसकी रेंज -1 से +1 तक होती है। यूज केस गुड फॉर हिडन लेयर्स, बेटर देन सेगमेंट फॉर लर्निंग। ये हिडन लेयर्स के लिए बेस्ट होता है, सेगमेंट से बेटर होता है। इसके प्रोज क्या है? जीरो सेंटर्ड आउटपुट होता है, फास्टर कन्वर्गेंस, कॉन्वर्गेंस, कन्वर्गेंस, कॉन्वर्गेंस, फास्टर कन्वर्गेंस होता है। कॉन्स, इसके कुछ कॉन्स होते हैं, यानी स्टिल सफर वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम, अभी भी वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम को रखता रहता है। ठीक है। अगला आता है हमारे पास, अगला जो फंक्शन है हमारे पास वह है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ये क्या करता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं ये क्या होता है। ReLU जो होता है, इसका वर्तमान समय में सबसे फेमस एक्टिवेशन फंक्शन है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये सबसे पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है। यह बहुत सरल नियम अपनाता है। यदि इनपुट पॉजिटिव है तो वही आउटपुट देता है। ठीक है। आगे इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ReLU x इज इक्वल टू मैक्स 0, बहुत सिंपल है, 0 टू इन्फिनिटी तक चलता है। यूज केस इसका CNNs में यूज होता है, विजन मॉडल्स में यूज होता है, ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न डीप नेटवर्क में यूज करता है। इसके प्रोज क्या है? कुछ प्रोज भी हैं, जैसे फास्ट लर्निंग, नो वैनिशिंग ग्रेडिएंट फॉर एक्टिव पॉजिटिव वैल्यूज, सिंपल एंड इफेक्टिव। ठीक है। कॉज क्या है? ड्यूरिंग ReLU प्रॉब्लम्स न्यूरल स्टक एट 0। ठीक है। इसके जो प्रॉज होते हैं, कॉन्स होते हैं, ये सबसे बड़ा होता है यदि इसका जो सबसे बड़ा कॉन्स है वो है यदि न्यूरल नेटवर्क्स का आउटपुट हमेशा 0 आने लगे तो सीखना बंद कर देता है। इसे डेइंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। डेइंग डेइंग ReLU प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि न्यूरल का आउटपुट हमेशा 0 आने लगे तो ये सीखना ही बंद कर देता है। ठीक है। अगला हमारे पास है लेकी ReLU। ये क्या होता है? लेकी ReLU का बेहतर संस्करण है, इसे बेस्ट वर्जन है। ReLU नेगेटिव वैल्यू आने पर सीधे 0 कर देता है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसे क्या कर देगा? 0 होगा। लेकिन कौन करता है? ReLU मॉडल करता है। ReLU क्या करता है? नेगेटिव रूल आने पर सीधा 0 कर देता है। लेकिन लेकी ReLU नेगेटिव आने पर थोड़ा-सा भाग आगे भेज देता है। ये सीधे 0 नहीं करता है। फॉर्मूला इफ x is greater than 0 then else, अगर if यदि हमारा x 0 से बड़ा है, ठीक है? नहीं तो 0.01 आ जाएगा अगर हमारा x 0 से छोटा या 0 के बराबर है। ठीक है? कहाँ यूज़ होता है ये? ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होता है, जब ReLU सही से काम ना कर रहा हो तो।
इसके एडवांटेज डेइंग आरईएलयू प्रॉब्लम समाप्त कर देता है, जो अभी तक डेइंग आरईएलयू प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाती है। ग्रेडेड लगातार मिलता रहता है। अगला इसका डिसएडवांटेज क्या है? आरईएलयू से थोड़ा अधिक कंप्यूटेशनल होता है, ठीक है? ये आरईएलयू से थोड़ा-सा ज़्यादा कंप्यूटेशन होता है। अगला आता है हमारे पास सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। अगला हमारे पास आता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन कई आउटपुट की प्रोबेबिलिटी को बदल देता है। जो हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन आता है, ये कई आउटपुट की प्रोबेबिलिटी को बदल देता है। मान लीजिए मॉडल को पहचानना एक चित्र कौन-सा जानवर का है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं मॉडल को ये पहचानना है कि ये जो फोटो दी है, वो किस जानवर की है। संभावित उत्तर क्या-क्या हो सकते हैं? मान लो कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सॉफ्टमैक्स 3 प्रायोरिटी बता देगा। कैट के लिए 0.80 बना देगा, डॉग के लिए 0.15 बनाएगा और हॉर्स के लिए 0.5 बनाएगा। ये हमारे सिग्मॉइड फंक्शन ने प्रोबेबिलिटी बनाई, ठीक है? इन सब का जो टोटल आएगा ना वो हमेशा 1 ही होगा क्योंकि 1 में ही प्रायोरिटी बननी स्टार्ट करेंगी, ठीक है? अब इसका हम एक एग्जांपल समझ इसका यूज़ कहाँ का होता है? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। फाइनल ईयर ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज़ होता है। फाइनल ईयर क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। फेस रिकॉग्नाइजेशन में भी इसी का ही यूज़ किया जाता है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन में भी इसी का यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन होते हैं, इसी का यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या-क्या है? ये कन्वर्ट नंबर्स इंटू प्रोबेबिलिटीज़। ये सभी आउटपुट को प्रोबेबिलिटीज में बदल देता है। हेल्प पिक्स बेस्ट क्लास सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी वाली क्लास को चुनना आसान होता है। जैसे अभी तक मैंने कहा था ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। किसकी थी प्रोबेबिलिटी? क्लास ए की। क्लास ए पर क्या था? कैट था। कैट 0.80 था तो प्रेडिक्शन क्या करेगा? 0.80 का करेगा, ठीक है? तो ये कुछ हमने अपनी एक्टिवेशन मॉडल को समझा है। आज के एक्टिवेशन मॉडल्स में इतना ही रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।